अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 है ना आज हमारा। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। बाबर वाला सवाल मैंने कल करवा दिया था। उस जैसे कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे। होमवर्क करके आए हैं? कितने बच्चे होमवर्क करके आए? चलें, हाइब्रिड वाले भी ठीक है। चेक तो उसी दिन होना है जिस दिन आपने नहीं करके आना ना। 19 में कोई मसला आया? 18 मैंने करवाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस थे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। सारे सवालों के सलूशन मौजूद थे, मसला क्या होना था, है ना। सलूशन को बिल्कुल ऐसे ही अपने ऊपर आपने जो है वो हराम रखना है, जैसे कोई भी और चीज़ अल्लाह ने हराम की हुई हो। सलूशन जो है वो नहीं देखना आपने जब तक पूरा सवाल खुद से कर ना लें। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बोले कोई बच्चा नहीं आपस में, प्लीज़। और मैंने टाइम बताया था कल, कितने कितने मिनट लगाने हैं। चलें, आइंदा से टाइम बता दिया करूँगा। अगर सवाल के ऊपर मार्क्स नहीं लगे होंगे तो, ये छोटे छोटे सवाल क्लास में बने हुए, इन पे नॉर्मली मार्क्स नहीं लगे होते। वरना आपने हमेशा एक प्रैक्टिस रखनी है कि जो मार्क्स सवाल के साथ लगे हों उन मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करके जितना टाइम बने उस टाइम के अंदर सवाल को करना है। और ये होमवर्क से ही अप्लाई करना है। ये कतन मत समझिएगा कि सिर्फ टेस्ट के अंदर अप्लाई करेंगे या मॉक में अप्लाई करेंगे तो पेपर में अप्लाई हो जाएगा। आप लोगों को एक बुरी आदत होती है कि आप होमवर्क को रिलैक्स होकर करते हैं। उसका असर ये पड़ता है कि आपकी वो रूटीन बन जाती है, सवाल को तेज़ी से करने की आपको आदत ही नहीं होती। तो 3 घंटे राइटिंग टाइम जो है वो 180 मिनट बनते हैं। 100 नंबर का पर्चा होता है तो हर नंबर के ऊपर 1.8 मिनट बनता है। तो आप जितने मार्क्स हों उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगे जिसमें आपने उस सवाल को करना है। आप घर पे होमवर्क में भी वो काम करेंगे तो ही ये प्रैक्टिस आपको पेपर तक जो है वो इस काबिल करेगी कि आपका पर्चा 90% से ऊपर चला जाए, अटैम्प्ट होने में 85% से ऊपर। वरना फिर एक जमे गफ़ीर आता है पर्चे के बाद जो ये कहता है सर पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ, 70% अटैम्प्ट हुआ, 75 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ, टाइम ही ख़त्म हो गया, सारा कुछ आता था। पर्चे में फिर कहाँ से स्पीड आ जाएगी अगर आपकी आदत ही नहीं होगी। ठीक है। होमवर्क जो है वो मैं आप लोगों को पूरे सेशन के अंदर मेरी कोशिश होगी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर रहते हुए दूँ। होमवर्क इतना हो कि आपका 1 से 1.5 घंटे के दरमियान हो जाए, सवा घंटे तक। कभी कभी वीकेंड पे ज़्यादा हो भी जाता है, वीकेंड तो वैसे भी डबल टाइम दिया जा सकता है। कभी ऐसा हो सेशन में, मतलब 2-3 हफ्ते बाद कोई एक दिन ऐसा है जिसमें होमवर्क ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, वरना मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो होमवर्क दिया जाए वो आपका सवा घंटे तक के आसपास का हो। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 घंटा है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने अगर 3 पर्चे रखे हैं, हर पर्चे को आप अगर 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट यानी एक से 1.5 घंटा अगर आप दे रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कम अज़ कम हर पर्चे का हक है। 2 पर्चे रखे हैं तो उन दोनों को 1.5 घंटा दे रहे हैं, सवा सवा घंटा रोज़ाना। और अगर 3 रखे हैं तो तीनों को, 4 रखे हैं तो चारों को। इसलिए ज़्यादा होमवर्क मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन एक से 1.5 घंटे का होमवर्क ये लाजमी है। ये तो कम अज़ कम इस पर्चे का हक है और हर पर्चे का हक है। हाँ, अब मसला ये होता है कि आप लोग जब होमवर्क करते हैं तो उस वक्त आप लोग होमवर्क को रिलैक्स होकर करते हैं, जिस वजह से वो 1.5 घंटे वाला होमवर्क अक्सर जो है वो 3 घंटे पे चला जाता है। आप कहते हैं बड़ा होमवर्क है, बड़ा पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं रहे होते आप। मोबाइल को बंद करके साइड पे रखेंगे और अलग थलग होकर बैठेंगे तो आपको 1.5 घंटे वाला होमवर्क सवा घंटे में होता हुआ नज़र आया करेगा। उसके बाद आपके पास खुला टाइम होगा, आप खेलें कूदें सोएं जो मर्ज़ी करें। लेकिन आप काम करते हुए ये जो गैजेट्स हैं ना आपके, इनसे ज़रा थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके जो टाइम है आपका वो बचेगा। ठीक है। तो होमवर्क 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि आप उस होमवर्क को बिल्कुल अटेंटिवली करें और ये फजूलियात जो है वो साथ रखे बगैर करें, तो मोबाइल वगैरह। ठीक है। चलें जी, अब सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं जो कल मैंने पेंडिंग कर दी थी कि 2 तरह की डेप्रिसिएशन की एंट्रीज़ हमने सीखी, मतलब मैंने बोली थी। पहली एंट्री वो जो हमने आसान वाली सीखी थी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। मैंने कहा था आपको ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, ये करना भी सीखेंगे, इसके सवाल भी मौजूद हैं, करवाऊंगा भी सही। लेकिन
मैंने आपको कहा था कि अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय एक अलग अकाउंट में रख लो और उसका नाम रख दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट अलग पड़ा रहे, उसके अंदर होने वाली कमी अलग पड़ी रहे। अब एसेट जो है वो डेबिट नेचर की चीज़ है और अगर उसके अंदर कमी है तो वो जाहिर सी बात है क्रेडिट नेचर की चीज़ होगी। तो एसेट डेबिट नेचर की चीज़ अलग पड़ा रहे, एक्यूमुलेशन क्रेडिट नेचर की चीज़ अलग पड़ी रहे, और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगें तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट और एक्यूमुलेशन को नेट करके बुक वैल्यू लिख लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट वाली एंट्री जो है ये ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है। तो फिर हम इसी को ही जो है वो सीखना शुरू कर चुके थे कल और इसी को ही हमने प्रैक्टिस किया था। थोड़ी सी बात पहले मैं इसके ऊपर करता हूँ जो आपकी क्लास में पेंडिंग रह गई थी कि हम इसको बेटर प्रेजेंटेशन क्यों कह रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल था जो मैंने कल नहीं करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। मिस्टर कासिम परचेज्ड एन एसेट फॉर ₹90। कल वाले हैंडआउट के अंदर ये सवाल मौजूद है। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2010 लाइफ इज 3 years एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर। अब सवाल ने कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा बताया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बताया होता तो हम स्ट्रेट लाइन ही यूज कर लेते। ठीक है, अच्छा अब लाइफ गिवन है 3 साल, कॉस्ट है 90, रेजुअल वैल्यू मिसिंग है, तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन की तो कोई खास जरूरत ही नहीं है। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 30 रुपये। ठीक है, चलो अब अकाउंट बनाते हैं जिस तरह से हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। आप सवाल घर से करके आए होंगे, रात को किया होगा, सुबह उठ के किया होगा, तो वो अकाउंट बना लेते हैं। एसेट खरीदा 1 जनवरी 2010 को, कितने का? 90 रुपये का। एंट्री बोलें, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 जनवरी 2010। ठीक हो गया जी। अब इस एसेट की इस साल के एंड पर डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट की हमने, तो वो कितनी बनी? वो तो सिंपल है ना, 30 रुपये डेप्रिसिएशन है। अब डेप्शन की वो एंट्री साथ साथ नोट ना करें प्लीज़, 30 रुपये की, ये मैं एक बार मुझे कर लेना, फिर बेशक पिक्चर ले लेना या नोट कर लेना, मैं 1-2 मिनट पॉज ले लूँगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30 रुपये से, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, डायरेक्ट ही हमने निकाल लिया। कौन वर्किंग करे अब, सादा सी बात। साल का एंड हो गया तो 31 दिसंबर 10 पर कैरी डाउन 90 और 31 दिसंबर 10 पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन का कैरी डाउन 30। अगला साल शुरू हुआ तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बना लें 90 और 30। अब कोई और एसेट खरीदा नहीं, कोई एसेट बेचा नहीं, एसेट अकाउंट में तो कोई चेंज नहीं आनी, लेकिन एसेट इस्तेमाल तो हुआ तो डेप्रिशिएट तो होगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या है? अगेन वही डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30 रुपीज़ से। ये 31 दिसंबर 11 की एंट्री है। ठीक है जी बेटा, आप 4th रो में आ जाएं, आप 4th रो ज़रा साथ हो जाएं बच्चों। सारा सवाल वहीं पे होगा, नया वाला सवाल, ठीक है ना, बोर्ड की वही साइड होगी, रिलैक्स होकर जगह बना के रखा करें जी। 31 दिसंबर 11 पर एसेट का क्लोजिंग कितना होगा? 90 ही होगा। एसेट का क्लोजिंग 90 रहना है भाई, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 7। अगला साल शुरू हुआ 1 जनवरी 12, साल के पहले दिन क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाया और 60 बेटा। फिर इस साल कोई एसेट खरीदा नहीं, कोई एसेट बेचा नहीं, तो एसेट तो वही 90 का है, लेकिन डेप्रिशिएट तो होगा एसेट। तो 31 दिसंबर 12 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की एंट्री आपने की यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 90। अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो एसेट अकाउंट हर साल 90 की कॉस्ट शो कर रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट पहले साल में 30, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, तो बुक वैल्यू आ गई 60, 30 और 0। अब ये वाली बैलेंस शीट 12 के अंदर हमें क्या बता रही है कि एक एसेट हमारे पास है, लेकिन वो एसेट पूरा डेप्रीशिएट हो गया है। ऐसा एसेट
जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर हो जाए कॉस्ट के, या यूं कहें दूसरी बात कि जिसकी बुक वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उसको हम कहा करते हैं फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। क्या कहा करते हैं जी? बस फिलहाल इससे आगे नहीं सोचना इसको कि इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकेंगे, इसकी अकाउंटिंग जब सीखनी होगी फिर बता दूंगा। फिलहाल सिर्फ आपको इतना बताया कि फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर हो जाए या जिसकी बुक वैल्यू ज़ीरो हो जाए। दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है ना? अच्छा, बहरहाल ये बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है कि हमारे पास एक एसेट पड़ा तो है, लेकिन वो एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया। यहाँ तक कोई मसला? बोलो। अच्छा, अब हम दूसरी अप्रोच पे चलते हैं कि हम एसेट अकाउंट कॉस्ट पे नहीं बनाते। क्या मतलब? अगर आपको कल बताया था ना मैंने, अगर एक्यूमुलेटेड एक्शन का अकाउंट अलग नज़र आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है? एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट के अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं। एसेट बढ़ता है डेबिट होकर, और बुक वैल्यू पे आने का मतलब क्या है कि उसमें से डेप्शन माइनस करें, उसको कम करें। तो उस कमी को हमने एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं। जब उसको क्रेडिट किया ही नहीं तो एसेट अकाउंट तो हमेशा क्या शो करता रहेगा? कॉस्ट। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन, एसेट के अंदर होने वाली कमी अलग से इकट्ठी होती रहेगी कहां? अक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट में, ठीक है ना? तो अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग नजर आ रहा है तो इसका मतलब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे, ठीक है? अच्छा, अब हम दूसरी वाली अप्रोच पे चलते हैं। जो पहली एंट्री मैंने करके काट दी थी, जो कुछ दिन बाद इंशाल्लाह हम करेंगे, उसमें इस तरह का अकाउंट बनेगा। उसमें एसेट खरीदने की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। एसेट खरीदने की एंट्री आज भी वही है। एसेट अकाउंट के अंदर डेबिट करोगे, एसेट एंट्री बोलो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन जब ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 30 रुपये है, तो उसकी एंट्री पास करते हुए हमने एंट्री क्या कर दी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट नहीं किया, एसेट ही क्रेडिट कर दिया 30 रुपये से। तो जब इस एंट्री को करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का वजूद ही नहीं बना, वजूद ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको उसकी एंट्री उधर पास की नहीं। एसेट के अंदर होने वाली कमी को हमने एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया। और जब ये काम हमने किया तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है? बुक वैल्यू शो कर रहा है। अब एसेट अकाउंट कॉस्ट शो, उधर देखो, एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा था? हर साल क्या शो कर रहा था? कॉस्ट, क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग इकट्ठी हुई पड़ी थी। लेकिन यहां पे जब हमने डेप्शन की एंट्री ही इस अकाउंट में कर दी तो एसेट अकाउंट ही क्या शो करने लग गया? बुक वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अगले साल क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ। अब 60 है क्लोजिंग। अब इस साल की डेप्शन की एंट्री, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट 30, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? 30। अगले साल ब्रॉड डाउन 30। इस साल की डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट 30, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब इस अप्रोच पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट नज़र आएगा पहले साल के एंड पे, 60, दूसरे साल के एंड पे और तीसरे साल के एंड पे। अब ये वाली अप्रोच पे चलने वाले बंदे की बैलेंस शीट क्या बता रही है? हमारे पास एसेट है ही नहीं। बात समझे हो? ये देखो ना क्या कह रहे हैं, एसेट है ही नहीं। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़र के सामने जाती हैं, हमारे बने हुए लेजर उनके सामने नहीं जाते। तो बैलेंस शीट ने यूज़र के सामने जाना है। तो ये अगर बैलेंस शीट जाएगी यूज़र के सामने तो वो यूज़र क्या कहेगा देखकर? वो कहेगा अच्छा, इनके पास एक एसेट है जो कि फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है, लेकिन पड़ा है। यहाँ पे यूज़र क्या देख के कह रहा होगा? ये एसेट है ही नहीं। तो बेटर प्रेजेंटेशन कौन सी एंट्री दे रही है? हैं दोनों सही, दोनों सीखेंगे। लेकिन कल मैंने एक जुमला बोला था, या गालिबन परसों कल ही बोला था, कि ये जो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट वाली एंट्री है, ये दोनों में से बेटर प्रेजेंटेशन इसकी वजह से आती है। वो अभी हमने इसको प्रूव कर लिया। बात समझ आ रही है? ये एक बात छोटी सी कल रह गई थी पेंडिंग, इसको नोट करना है तो कर लें, पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें। 1 मिनट। क्या पेपर में इस तरह से अकाउंट बनाना पड़ सकता है? हम सवाल कर लेंगे, ठहर जाओ पहले। इस तरह से एक तस्वीर में आ तो रहा है यार। हाँ, तो सारा एक ही तस्वीर में ले लो ना। अच्छा है, वो देखेंगे ना जब करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने ये काम करवाया ही नहीं, फिलहाल तो वो काम कर रहे हैं। वो समझ आ रहा है ना? करते रहो, फिर जिसकी बारी जब आएगी तो देख लेंगे। बेटा देखें, ये हैं तो वैसे पैटी इश्यूज, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में उसने लेजर मांगे हो तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरा ही लिखना बेहतर है। फिर एब्रीविएशंस यूज नहीं करने आपने।
भाई मैंने ये यार, भाई का सवाल है कि एक्सट्रैक्ट्स में ईयर आपने ऐसे क्यों लिखे हैं, तो उसका जवाब ये है कि IS1 हमसे ये रिक्वायर करता है कि मोस्ट रिसेंट ईयर आपने जो है वो हमेशा पहले लिखना है और कंपैरेटिव पिछला ईयर बाद में लिखना होता है। तो बहरहाल को बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं है कि आप 10, 11, 12 लिख दें, लेकिन जब बता दिया है तो 12, 11, 10 ही लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये IS1 की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन की। यानी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी नज़र आएंगी वो इसी तरह से नज़र आएंगी कि आपका 12 पहले होगा, फिर उसका कंपैरेटिव 11, या अगर 11 की बना रहे हैं तो 11 पहले होगा और उसका कंपैरेटिव था। कंपैरेटिव ईयर कहते हैं पिछले ईयर को। आप 12 में खड़े हो तो उसका कंपैरेटिव 10 नहीं है, 12 में खड़े हो तो उसका कंपैरेटिव 13 नहीं। अगर आप 12 में खड़े हो तो उसका कंपैरेटिव इमीडिएटली पिछला साल 11 है, 11 में खड़े हो तो इमीडिएटली पिछला साल 10। तो पहले आपने रीसेंट ईयर को लिखना होता है और फिर कंपैरेटिव को। सवाल है, अंगड़ाई ले रहे थे? अच्छा अच्छा जी, नोट हो गया। चलें जी, अब आज वाला सवाल, जो बाकी तो सोल्यूशन वाले थे ना, एक वो एहसान वाला सवाल था जो सोल्यूशन वाला नहीं था। कितने बच्चों ने वो अटैम्प्ट किया है? ये इस क्लास के अंदर पढ़ाई का रुझान ज़रा कम लग रहा है। पहले वाली क्लास 100% होमवर्क करके आई हुई थी आज। तो सुबह सुबह आते हैं ना वो लोग, फ्रेश होते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सुबह आते हैं। जो नालायक लोग हैं ना पढ़ने वाले हैं, वो फिर बाद में आते हैं। आप वो टेक्स्ट फिर सही पढ़ रहे होंगे, ये सही नहीं पढ़ रहे। कितने बच्चों ने होमवर्क में ये क्वेश्चन नहीं किया? कौन सा क्वेश्चन जी? ये वाला क्वेश्चन। हाथ खड़ा करें, कितनों ने ये नहीं किया? नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाथ खड़ा रखें, हाथ खड़ा रखें, क्यों नहीं किया? फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है तो फिर पहले दिन ही होमवर्क नहीं किया हुआ, हद होगी। पहले दिन एक बच्चा पहले दिन ही होमवर्क ना करके आए, तौबा 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 जी। और हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, क्यों नहीं किया होमवर्क? हैं? यही नहीं किया, यही तो करने वाला सवाल था, बाकी तो सोल्यूशन देके कर लिया तुमने। हाथ खड़ा करें। अकाउंटिंग चल रही है, पहला दिन है। चलो फिर कोई एक बंदा स्पेशल रखते हैं जो आपको बताया करे सिर्फ आके कि ये होमवर्क है और ये नहीं है, जाके बैठा करो क्लास में। बहुत अफसोस हुआ वैसे, बहुत अफसोस। हाइब्रिड में से कितने बच्चों ने नहीं किया हुआ ये होमवर्क? हाइब्रिड में से बड़े अफसोस की बात है जी, बड़े अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चलें जी, शुरू करते हैं सवाल। मिस्टर एहसान हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बातें नहीं हो प्लीज। एज ऑन यकम जनवरी 12, या ये यूं भी लिखा हो सकता है सवाल में, फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन यकम जनवरी 12। तो ये पहला सवाल आपने देखा जो दरमियान में से शुरू हो रहा है, बिजनेस चल रहा था पहले से, वरना जितने सवाल, पहला बाबर वाला सवाल मैंने करवाया, जो आपने इसके अलावा होमवर्क में सवाल किए, वो सब सवाल भाई साहब जागते जागते सुनना है लेक्चर। वो सब के सब सवाल ऐसे हैं जिनके अंदर आप बिजनेस स्टार्ट होता था, पहला साल उसका आता था, पहला एसेट वो खरीदता, यानी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये पहला सवाल है जिसके अंदर बिजनेस पहले से चला आ रहा है और ये ओपनिंग बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं, एसेट अकाउंट भी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो अच्छी बात है, हम ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेंगे। थाउजेंड्स में क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व किया पिछली क्लास में, तो जाहिर है आपके लिए भी फिर थाउजेंड में ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर, लेकिन मैं पॉइंट्स के बाद डेसिमल राउंड नहीं करूंगा ताकि घर पे जिस बच्चे ने फुल अमाउंट के साथ भी सवाल किया है तो वो भी इसको मैच कर सके, ठीक है। तो यकम जनवरी 2012 पे एसेट अकाउंट, आमिर भाई नज़र आ रहा है? ये यहाँ तक नज़र आ रहा है, हाइब्रिड वाला यहाँ तक नज़र आ रहा है ये इस कैमरे में? आमिर भाई को चेक करें ना, नज़र आ रहा है यहाँ तक कैमरे में? पता नहीं, हाथ नहीं खड़ा किया, नज़र आ रहा है? अच्छा ठीक है, ओके जी। ओपनिंग बैलेंस है यकम जनवरी 12 पे, एसेट अकाउंट 900 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 350। तो यकम जनवरी 2012 पर ब्रॉड डाउन 900 एसेट अकाउंट का और यकम जनवरी 12 पे ब्रॉड डाउन, इसके भी नंबर होते हैं अकाउंटिंग में, इसके भी नंबर होते हैं। सवाल से उठा के ओपनिंग लिखा आपने,
ये कॉन्सेप्ट था ना, एसेट अकाउंट का ओपनिंग डेबिट साइड पे आता है, एक्यूमुलेशन का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आता है, ये भी कॉन्सेप्ट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। अकाउंटिंग में हर स्टेप के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। सवाल सारा सही होना ज़रूरी नहीं है पास करने के लिए, हाँ, लेकिन हो जाए तो कर लेना, ये ना हो कि आधे आधे सवाल ही सही करके आ जाओ। अच्छा, सवाल सारे सवाल आधा आधा सही हो जाए तो पेपर पास हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है, हो जाता है। सारा सवाल सही करना ज़रूरी नहीं है। अगर सारा सवाल बिल्कुल सही करना ज़रूरी होता तो फिर यहाँ पे तो हम भी ना खड़े होते। पर्चे के अंदर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं बेटा आप लोगों के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा सवाल सही हो। गलती पे गलती के नंबर भी नहीं कटते, समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको। एक गलती आपने कर दी, उसके नंबर कट गए, बस उससे आगे सवाल करते रहे तो उसके कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी वो गलती, आगे जहाँ जहाँ यूज़ हुई वहाँ पे नंबर कटें, ऐसा नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर, वरना तो कोई भी पास ना हो, ठीक है। छोटी सी गलती हुई, सारा सवाल आगे गलत, ऐसे थोड़ा ही होता है, ठीक है। तो हर स्टेप पे मार्क्स मिल रहे हैं जी। ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है जी, फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। यकम मई 12 को 1,80,000 का एक एसेट खरीदा, यकम अगस्त 12 को 1,30,000। आज जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट बस एंट्री बोलकर पोस्ट करेंगे। तो एसेट खरीदने की एंट्री पास होने वाले बच्चे बोलेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। किस दिन? यकम मई 2012 को एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 180, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, यकम अगस्त 12 पे 1,30,000 का एसेट खरीदा, 130 को ले, ठीक है। किस दिन? यकम अगस्त 12 को। एंट्री बोलें 1,30,000 से एसेट का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट, यकम अगस्त 2012। एसेट का अकाउंट अब क्लोज हो सकता है, ठीक है, लेकिन चलो एंड पे ही करेंगे सारी क्लोजिंग, ठीक है। अब और कोई एडिशन नहीं है। डिस्पोजल तो अभी हमने इंशाल्लाह आज शुरू नहीं किया, कल में भी शुरू कर दें अगर आप लोगों के हालात ठीक हुए रिड्यूसिंग बैलेंस में तो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आज रिड्यूसिंग बैलेंस शुरू करना है ना, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें उसके बाद जी। उसके बाद क्या है जी, रेट ऑफ डेप्शन 20% स्ट्रेट लाइन है। कितने बच्चों ने ये नहीं पढ़ा था और 10% ही कर दिया था? 2-3 सवालों में 10% करने के बाद आदत हुई होती, चलो जी 10% ही होना है कोई ऐसा बच्चा? सवाल करने के बाद देखा, ओहो ये तो 20% है। होंगे ज़रूर, मान नहीं रहे, होंगे ज़रूर, मुझे पता है। चलें, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है, सवाल में और कोई एडिशन नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 जी। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ऑन ओपनिंग एसेट्स, सारा काम कल वाला मैं दोबारा कर रहा हूँ। इनफैक्ट आज दूसरा मेथड पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बाद भी सारा काम कल वाला होगा, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे बीच में जहाँ जहाँ चेंज करना है, ठीक है ना। सली से देखते रहें। अच्छा, मैंने आपको कल ये बात बताई थी, दोबारा सुन लें। कि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है कि एसेट की ज़िंदगी का जौन सा मर्जी साल हो, रेट ने कॉस्ट पे लगना है, या डिवाइड करते हैं लाइफ को, एक ही बात होती है ना, ठीक है। तो मैं यूं बोल दूं रेट ने कॉस्ट पे लगना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो एसेट्स की ज़िंदगी का जौन सा मर्जी साल हो, रेट ने किस पे लगना होता है? कॉस्ट पे। अब ओपनिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो पिछले साल के एंड तक हमारे पास मौजूद थे, पिछले साल के एंड पे हमारे पास पड़े थे। देखें, ओपनिंग और एडिशन ऑन फर्स्ट डे दोनों में फ़र्क है। अगर आप साल के पहले दिन ही कोई एसेट खरीद लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे यहाँ यकम जनवरी 12 पे 900 ओपनिंग था, आगे लिखा होता है ये एसेट यकम जनवरी 12 को खरीदा है, तो दोनों में फ़र्क है। क्यों? ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन एडिशन साल के पहले दिन भी होगा तो उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है हमें, दोनों में फ़र्क है। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, ओपनिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो पिछले साल से हमारे पास चले आ रहे हैं। तो अब ये इनका ओपनिंग एसेट्स का ये सब्सिक्वेंट ईयर है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, जो सा मर्जी हो, ठीक है। सब्सिक्वेंट ईयर है ना, साल जिंदगी का पहला साल तो नहीं है, बोलो। लेकिन जौन सा मर्जी साल हो, अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है तो रेट ने किस पे लगना होता है? कॉस्ट पे। रेट ने किस पे लगना है? इसलिए हमें ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए? कॉस्ट। रेट लगाने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट। तो हमने यहां पे कल क्या अंग्रेजी लिखी थी, याद है कुछ? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ
ऑल एसेट्स, और उस पर क्या लगा दिया था, रेट, और फ्रैक्शन भी लगा देंगे। एक जुमला लिखवाया था, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर। यहां पर हम सिर्फ उन एसिड्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन से, जुमला लिखवाया था, जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद, को भी जरा रिफाइन कर लेते हैं। अब कल मौजूद लिखवाया था, आज मैं लफ्ज बदल रहा हूं थोड़ा सा। क्या, यहां पर हम सिर्फ उन एसिड्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास इस्तेमाल हों। ठीक है, बहरहाल चलें, छोड़े, कोई बात नहीं, मौजूद भी चलेगा। अच्छा, अब फ्रैक्शन नहीं लगाना, मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो ओपनिंग की क्या चाहिए, कॉस्ट। क्या चाहिए, कॉस्ट। और उसको ढूंढने के लिए सवाल की तरफ जाने की बजाय अकाउंट से आके हम यहाँ से ये ओपनिंग को, एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट। कैसे पता चला, एक्यूमुलेशन अलग पड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी नजर आ रहा है वो कॉस्ट ही है। वो चाहे एडिशन है, चाहे ओपनिंग है, चाहे क्लोजिंग होंगे, क्या नजर आएगी, वो कॉस्ट। अब हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। वो सवाल के अंदर गिवन है कितनी, 900। तो 900 पे हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दिया 20%। आंसर क्या आया, 180। सही है। नेक्स्ट, उसके बाद वो जो ओपनिंग में नहीं थे, यानी पिछले साल से नहीं आ रहे थे, जो इस साल खरीदे हैं, यानी एडिशन जो हुए हैं, अब उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ऑन एडिशंस, दो हैं एडिशंस। पहला एडिशन 180, रेजल वैल्यू गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, गिवन होती तो माइनस करते, लेकिन अब मैंने कहा था कल आपको कि बस एक बार लिख रहा हूं, अब मैं -0 नहीं लिखा करूंगा। ये याद रखना अब आपका काम है टेस्ट तक, कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड और रेजल वैल्यू आ जाए तो जहां जहां डेप्शन कैलकुलेट करनी है वहां वहां कॉस्ट में से माइनस करना है। ठीक है ना, नहीं गिवन तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा पर्चे के अंदर बैठ के। ठीक है, बस कॉस्ट इंटू 20%, फ्रैक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये किस दिन आया है, यकम मई को। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये नहीं था, 4 महीने नहीं था, 8 महीने रहा हमारे पास। ठीक है, इंटू 8/12, 24। और दूसरा एडिशन कितना है जी, 130 इंटू 20% इंटू किस दिन आया है, यकम अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5/12। अच्छा, 11 ना करो, क्योंकि कुछ बच्चों ने ना 1000 में नहीं सवाल किया होगा, मैंने पहले उनसे ये बात की थी कि मैं राउंड नहीं करूंगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी फिगर लिखवाओ। 83, 1000 में किया तो 3 फिगर ही लिखी होंगी ना। अब जिन्होंने 1000 में सवाल को राउंड नहीं किया, उनका आंसर यहाँ पे आएगा 10,833। ठीक है, मैंने 10,833 लिख लिया उनके लिए। ओके जी, टोटल बता दें, 214.833। ठीक है जी। ये क्या है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 12 है। इसकी एंट्री क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। दिमाग में करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 214.833। और यहां पर वर्किंग का रेफरेंस दें कि ये मैंने वर्किंग 1 में एग्जामिनर साहब ये कैलकुलेट किया फिगर, रेफर कर दें वर्किंग। ठीक है, 31 दिसंबर 2012। तो पहला साल एंड हो गया, क्लोजिंग बताएं। 1210 एसेट की कॉस्ट आ गई, और 31 दिसंबर 12 पर, क्योंकि ये लिख दूंगा फिर गलती बच्चों ने निकाल लेनी है जी, 0.833, 564। अब एंड वालों ने रोला ना डाल दे, दोबारा लिख देता हूँ, 564.833। जिन्होंने रुपीस के अंदर ये सवाल किया है उनका आंसर होगा यहाँ 564,833। डन जी। 2012 के एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाए तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया, 214.833। एसेट अकाउंट क्लोजिंग कितना शो कर रहा है, 1210।
लेकिन बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं जाता फॉर द ईयर, बल्कि क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 564.833। एंड वालों नजर आ रहा है 564.833 पॉइंट। पहले साल की इनकम स्टेटमेंट भी बन गई और मुकम्मल नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स हैं। पूरे सवाल के अंदर ये सारा कुछ आ जाए तो हमने रिलेवेंट चीज़ें यहाँ पहुँचानी है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या थी? हाँ, 13 के साल का भी अकाउंट बनाना है। अच्छा, कितने बच्चों का यहाँ तक सवाल बिल्कुल सही नहीं था? कितने बच्चों की गलती हुई बताएं, बता दें। ऐसे नहीं हो सकता कि ना हुई हो। जी क्या गलती हुई थी बेटा? यहाँ मंथ्स गलत हुए, क्या हुआ? गलती शेयर करें, शाबाश, सीखते हैं हम सारे। माइनस क्या माइनस? मंथ्स गलत लिए। अच्छा, ये सारी डिडक्शन को ऐड नहीं किया था। ये बड़ा ध्यान रखना, ये खामखा ये गलती हो रही है बच्चों से, ठीक है ना। पिछली क्लास में भी ये गलती रिपीट हुई है। बच्चे कहते हैं जी हमने ये ऐड नहीं किया। ये सारा ही डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर है। ये वो एसेट्स की डेप्शन है जो पहले से चले आ रहे हैं, ये वो जो हमने इस साल खरीद के इस्तेमाल किए, ठीक है। अभी बेचेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, डिस्पोजल वाली डेप्शन भी। और किसकी गलती हुई? और मंथ्स की गलती हुई। ये छोटी मोटी गलतियां इंशाल्लाह ये आज के होमवर्क में कोशिश करेंगे कि हमारी ना आए। किसी ऐसे सवाल में गलती नहीं हुई होगी जिसका सोल्यूशन मौजूद है ना। सोल्यूशन ना देखा करें पहले, ठीक है, पास होने वाले बच्चे, ओके, सवाल करने के बाद। अच्छा जी, अब 13 का साल भी है। ये कितने बच्चों ने पढ़ लिया था? कितनों से ये रह गया था? 13 छोड़ दिया, भूल गए, 13 नहीं किया, 12 पे एंड कर दिया। हैं ऐसे बच्चे भी माशाल्लाह। उस्ताद को पता होता है, मानते 2-4 ही हैं, होते 10, 12, 15 हैं वो वाली गलती वाले, ठीक है। 13 में कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं हुआ तो सवाल तो आगे हो ही नहीं सकता। भाई एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो क्या हुआ? एसिड तो पड़े हैं, इस्तेमाल तो हुए हैं, डेप्रीशिएट तो हुए हैं, तो ठीक है, माना कि सबसे पहला काम क्या करना है? यकम जनवरी 13 पर क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या करना है? ओपनिंग बनाना है। तो 12-10 ओपनिंग बन गया, और यहाँ पर यकम जनवरी 13 पर 564.833 ओपनिंग बन गया। अब कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो एसेट अकाउंट जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बन जाएगा। 31 दिसंबर 13 पर 12,10,000, और जब कोई ओपनिंग वही क्लोजिंग बन गया है तो यहां पे भी जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बन जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग चल रही है, यहाँ लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ओपनिंग एसेट्स बिल्कुल हैं, मौजूद हैं, ऑन ओपनिंग एसेट्स। ये ओपनिंग एसेट्स पड़े हैं, सारे के सारे ओपनिंग ही है, एडिशन तो कोई है ही नहीं। अब 12,10,000 पर 20% लगाया आपने, कोई फ्रैक्शन नहीं लगना, सारा साल इस्तेमाल हुए, साल के पहले दिन पे ही हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, तो यही हमारा टोटल है, बस 242। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2013 आ गया। एंट्री बोलो। एसिड डेबिट किसने बोला? कुछ होश के नेल्स पकड़ो जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट दिमाग में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये इतनी सिंपल वर्किंग थी, यहां ब्रैकेट में भी हो सकती थी, बहरहाल हम तरतीब पे चल रहे थे तो वहीं पे कर लिया हमने इसको। 31 दिसंबर 2013 क्लोजिंग क्या आ गया जी? ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2013 242। एसेट्स का क्लोजिंग 1210। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 806.8
833 और बुक वैल्यू 403,167। कितने बच्चों का ये सवाल बिल्कुल सारा सही था, बिल्कुल सारा सही था। कम है, देखें पिछली क्लास में ज़्यादा थे ये, मैंने कहा बता दूं। जी कर लें, बेहतर है। देखें ना, बहन नहीं देना है। देखें मेरी बात सुने, इस फिगर के मार्क्स हैं मिसाल के तौर पे 1.5 और इसको यहाँ पर पोस्ट करने के मार्क्स हैं 0.5, तो इन टोटल ये 2 नंबर की एक एडजस्टमेंट है मिसाल के तौर पे। अब इसमें से आपने ये सही कर लिया, ये सही कर लिया, यहाँ पे मंथ्स गलत लिख गए, तो आपको 0.5 मिल गया, ये 0.5 यहाँ कट गया, एक नंबर मिल गया यहाँ से, ठीक है ना। अब ये एक नंबर यहाँ से और इसकी पोस्टिंग वहाँ पर, उसका आधा नंबर भी सही मिलेगा, गलती के नंबर यहाँ पे कट गए, ठीक है ना। तो ये गलत फिगर को भी यही सही यहाँ उठाकर लिखने के मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इसलिए वर्किंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जो सही किया उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और वर्किंग वैसे करनी ही चाहिए, ज़बानी नहीं करना चाहिए, मुश्किल सवालों में ये बड़ा तंग करता है। जहाँ आसानी होगी वहाँ पर मैंने कहा तो है कि ये वर्किंग जो है ये यहाँ पर इस तरह हेडिंग देने के बजाय यहाँ ब्रैकेट में भी कर सकते थे, लेकिन वर्किंग शो करना ज़रूरी है। ये आप नहीं कह सकते कि यहाँ आप 242 डायरेक्ट ही लिख दें, नहीं, चाहे ये ब्रैकेट उठा के एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, ये वर्किंग की हेडिंग ना बनाओ, सब कुछ ना करो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वो वर्किंग शो करना फिर भी ज़रूरी है। बताना है एग्जामिनर को कि साथ वाले से देख के मैंने नहीं लिखा, कैलकुलेट किया ऐसे। जी जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो जहाँ पे वैल्यू ना आपको समझ आ रही हो वहाँ पे एज्यूमेशन कर दो, तो कितने के बंदा एज्यूम कर सकता है वैल्यू? अब भाई अब जहाँ पे समझ नहीं लगेगी वहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो इस सवाल के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक कोई ऐसा सवाल हमने नहीं किया जिसमें अज्यूम करने की ज़रूरत पड़े, तो चलने दो, फिलहाल आने दो ऐसी कोई सिचुएशन। ले आए जी। हाँ जी, ये सवाल हो गया 18वां भी। 19वां होमवर्क जो था सरासे वाला सवाल हो गया था, पक्की बात है। थोड़ा कंफर्टेबल हैं अब स्ट्रेट लाइन मेथड से, अकाउंट्स भी बनाने आते हैं अब। डिस्पोजल अभी मैंने नहीं पढ़ाया, वो इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। अच्छा जी, दूसरा मेथड और डेप्रिसिएशन आज पढ़ना शुरू करते हैं जी। पहले कौन सा पढ़ा था जी? ये यहीं पर ये नोटेड है ना, ठीक है, ये यहीं पे इकट्ठा नोट करूंगा इंशाल्लाह, ताकि कल कल आप भूलने की कोशिश करें तो आपको मैं कहूँ ये देखो पढ़ाया था, याद करो। लिखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, तो लिख लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, इसके 2 और नाम भी हैं, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसको WDV मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में पता लग जाएगा। इस मेथड के अंदर आपने सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है बस। पहली बात, इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू while calculating depreciation expense, while calculating depreciation expense। यानी अगर सवाल के अंदर आपको रेजिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर वो दे दे, तो जैसे अभी तक आप करते आए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वो काम आपने अब नहीं करना। क्यों नहीं करना, थोड़ी देर में इंशाल्लाह पता लग जाएगा, ओके। दूसरी बात,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। हमेशा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स पर अप्लाई होगा। ये दूसरा ध्यान आपने रखना है, ठीक है, सही है। ये दो बातों का ख्याल रखते हुए हम अपना आज का सवाल करते हैं। आज वाला हैंडआउट सबके पास मौजूद है? हाँ, साइम वाला क्वेश्चन, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास मौजूद है, मैं ओपन कर लेता हूँ, जाते हुए पकड़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, एंड पे मौजूद। पिछले वाले भी वहीं पे पड़े होंगे, जाते हुए क्लास के बाद यहीं पे ही बैठ जाना सारे हैंडआउट लेके। यार टीए रूम में इतने बच्चे कैसे आएंगे, ठीक है ना। सारे हैंडआउट्स यहाँ पे सामने रख दो, ऊपर लेक्चर 1 2 3 लिखा होगा, जिसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा, ठीक है ना। सारे यहाँ पे ढेर लगा दो। अच्छा जी, आज के हैंडआउट के अंदर जी सेकंड पॉइंट मैं अभी अप्लाई करता हूँ ना, फिर पता लग जाएगा। वैसे मैंने बोला ये है सेकंड पॉइंट में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो हमेशा किस पे अप्लाई करना है। कहाँ सवाल आया है? रेट ऑफ डेप्शन किस पे अप्लाई करना है? अभी तक मैंने साथ ही ये भी बोला है, अभी तक हम क्या करते आए हैं, रेट ऑफ डेप्शन को कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं। तो ये तो फर्क तो था ना, ये डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्शन रेट किस पे लग रहा था? कॉस्ट पे। रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल डेप्शन रेट किस पे लगेगा? वाज़ेह फ़र्क है। इसी वजह से तो इसको बुक वैल्यू मेथड यानी WD मेथड भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाज़ेह फ़र्क है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बात की बात है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे। और रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल रेट किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे। वाज़ेह फ़र्क है, ठीक है। और दूसरा वाज़ेह फ़र्क क्या है? स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू किया था अगर गिवन थी सवाल में, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं करेंगे, ठीक है। आज नींद पूरी करके नहीं आए, क्या वजह हुई? आज पहला दिन है? नहीं, दूसरा दिन है, क्या करते रहे हैं? 1:30 बजे क्या पढ़ते रहे थे? नींद इंसान बनो यार, तुम सोओगे तो फिर क्या होगा? खो जाओगे। जो सोता है वो खोता है। मतलब लूज करता है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग हंसे क्यों हैं? जो सोता है वो खोता है, मतलब वो लूज करता है। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? पता नहीं इसमें कौन सी ऐसी हंसने वाली बात है। वो डंकी है, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, साइम वाला सवाल सबके सामने नहीं है तो अभी आ जाता है, मैं ये ओपन कर रहा हूं। देखो आगे मैंने आज मैंने क्वेश्चंस के साथ लिख दिया 2 मिनट 5 मिनट, फिर ये 28वां मैंने करवाना है अभी क्लास में, फिर ये 29वां 10 मिनट में करना है, फिर ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, 30वां 8 मिनट में करेंगे आप, फिर 31वां 5 मिनट में, 32वां 5 मिनट में। ये इंप्रूवमेंट है जो आपने लानी। अच्छा इस टाइम में नहीं होगा, आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, कोई बात नहीं, 5 मिनट वाला 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आना यहां तक जरूर है। हाँ, ये नहीं कि बस ठीक है हर आज पहला दिन है 5 वाला 8 मिनट में हुआ 10 मिनट में हुआ, चलो रोज ही ऐसा करेंगे, नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करना है। इंशाल्लाह मैं क्लास के अंदर भी क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से सॉल्व करवाया करता हूँ, तो कल से इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। आपको टाइम दूंगा 2-4 मिनट 5 मिनट, और फिर खुद मैं आकर देखा भी करता हूँ। आज भी ऐसा हो सकता है, हाइब्रिड में चक्कर लगा था एक मेरा, 2-3 बच्चे पकड़े गए जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, उन्हें कहा उस्ताद ने कह रहा आना है, उस्ताद से आ गया, ठीक है। हाँ, फिर वो कहने लगे बड़ा उस्ताद है यार तू। अच्छा, मिस्टर साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन यकम जनवरी 19। द एसेट हैज़ अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 19,850 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये ना सवाल के अंदर थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपने लिखनी, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको फिलहाल, वैसे मैं लिख रहा हूँ एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये जो मैंने सवाल जब बनाया था ना, तो उस वक्त मैंने इसमें यूजफुल लाइफ जो थी वो 5 साल अज्यूम की थी। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स,
इसको बिल्कुल भी कोई नहीं यूज़ करना हमने ये 5 इयर्स को। रेट गिवन है डेप्रिसिएशन का। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट नहीं अप्लाई होना है, कभी भी लाइफ वाला काम आपने नहीं करना उसको डिवाइड करने वाला, ठीक है ना, ये याद रखना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट नहीं होगा तो उसको निकालने का फॉर्मूला है, वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वो 1/5 वाला काम नहीं करना, वो भी देखते हैं, वो थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको इस लाइफ की कोई जरूरत नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 37%। दो बातें सिर्फ अभी तक याद रखनी है हमने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ जाए तो रेजुअल वैल्यू चाहे गिवन भी हो सवाल में, कॉस्ट में से उसको माइनस नहीं करना डेप्शन निकालते हुए, और दूसरा रेट ने किस पे लगना है, बुक वैल्यू पे। बस ये दो बातें याद रखनी, याद रहेंगी। देखते हैं फिर। 2 लाख कॉस्ट है, यकम जनवरी 19 डेट ऑफ परचेज है, रेजर्व वैल्यू 19,850 है, एसेट डेप्रिशिएट होगा अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 37%। कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 19, 20, 21, 22, 23 पूरे 5 साल की उसकी जिंदगी की डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है, ठीक है। करें शुरू। तो इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। 2 लाख की कॉस्ट है डेप्रिसिएशन, और 2 लाख माइनस 19,850 करेंगे नहीं करेंगे। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। सवाल के अंदर 19,850 गिवन है कि नहीं गिवन, गिवन है कि नहीं गिवन, रेजल वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन। घर पे जो सवाल किए स्ट्रेट लाइन से थे, रेजल वैल्यू गिवन थी तो कॉस्ट में से माइनस किया था। लेकिन ये रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल है, इसमें रेजिडुअल वैल्यू गिवन भी होगी तो क्या करना है, ठीक है। तो 2 लाख, ओहो, लेकिन दूसरी बात भी तो है, दूसरी बात भी तो है। एक तो चलो ये हो गया कि हमने रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर कर दिया वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू पे अप्लाई होना है। हमारे पास तो बुक वैल्यू है ही नहीं। ओ अल्लाह के बंदो और बंदियों, पहले साल बुक वैल्यू कॉस्ट ही होती है। यानी यकम जनवरी 19 पर अगर कोई एसेट हमारे पास आया है तो वो किताबों में, बुक्स में कितने पे नजर आएगा, 2 लाख पे ही आएगा। अभी तो उसने वैल्यू लूज की ही नहीं है, ठीक है। तो ये एंड पे जाके फिर जब डेप्रिशिएट करना है तो पहले साल के अंदर, मैंने जानबूझ के वो लाइन लंबी नहीं की ताकि आपको बात याद आसानी से रह जाए। ये पूरी कहानी यूं लिखता ना कि रेट ऑफ डेप्शन इज अप्लाइड टू कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड टू बुक वैल्यू, आपको फिर वो घूमते ही रहते। दो सादा सी बातें याद कर ली हमने। रेजिडुअल वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, इग्नोर, और रेट किस पे लगेगा, बुक वैल्यू पे। अब जब कैलकुलेशन करने आए तो पहले साल में तो अवेलेबल ही क्या है, कॉस्ट। बुक वैल्यू है ही नहीं तो बफलो क्या हो गई, ब्राउन। मझ क्या हो गई, बूरी। इसलिए आपने 2 लाख पर ही मजबूरी के दर्जे में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया 37%। जी बोलें, एग्जैक्ट फिगर बतानी है, 74,000। अब कॉस्ट में से 74,000 की डेप्शन माइनस करो, 120, ये 126,000 बीवी है किस दिन की, 31 दिसंबर 19। इसको हम अकाउंटिंग में यकम जनवरी 20 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग में ये इंटरचेंजेबली, मैंने कहा चलो ऐसे ही बता दूं, अकाउंटिंग में ये डेट्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, ओके। अच्छा, अब अगला साल आया 31 दिसंबर 2020 की डेप्रिसिएशन हमने निकालनी थी, तो 2 लाख के ऊपर रेट लगाएंगे। यही तो सिखाया था कि रेट ने हमेशा किस पे लगना है, बुक। पहले साल में बुक वैल्यू थी नहीं तो फिर कॉस्ट ही थी, उस पे लगा दिया। अब तो है बुक वैल्यू हमारे पास, 1,26,000 माइनस 19,850 जी, 46,620 जी। बुक वैल्यू बताएं, 79,380। अब तीसरा साल आया, चलो अब तो 1,26,000 पर ही लगेगा ना, बुक वैल्यू 1,26,000, बुक वैल्यू 1,26,000 पे रेट नहीं लगाएंगे। तो ये सारी बातें लिखी नहीं जाती, लिखने के लिए सिर्फ एक ही जुमला था, रेट ने किस पे लगना है, बुक वैल्यू पे। अगली बातें करके देखी जाती हैं कि पहले साल बुक वैल्यू नहीं थी तो कॉस्ट पे लगा दें, और उसके बाद जब बुक वैल्यू आ गई तो उस पे लगाएं, और फिर हर साल की लेटेस्ट बुक वैल्यू पकड़नी है आपने, लेटेस्ट बुक वैल्यू पकड़नी। ये नहीं कि एक बार 1,26 बुक वैल्यू आ गया वो सारी जिंदगी 1,26 पे लगाते हैं, तो वो तो फिर आगे स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू कितनी है जी, 79,380। इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा 37%, 29,000 370 730 370.6 है, तो 1 कर दो ना यार जी, बोलो 5000
9। अब डेप्शन के लिए 79,000 यूज़ होगा, नहीं 50,009 यूज़ होगा इंटू 37%, 50 और 33.33। क्यों बोलते हो ये? राउंड करके बोला करो, बड़े हो जाओ थोड़े से। राउंडिंग आती है? 10.3 है तो इसका मतलब क्या लिख लिया करेंगे? 10। 10.4 है तो क्या लिख लिया करेंगे? 10। 10.5 है तो क्या लिख लिया करेंगे? 11। 10.9 है तो क्या लिख लिया करेंगे? 11। राउंड अप राउंड डाउन, ठीक है ना? तो अगर 0.4 तक कोई डेसिमल हो तो राउंड डाउन कर लिया करना, और अगर 0.5 या उससे ऊपर चला जाए तो राउंड अप कर लेना। ये राउंडिंग है। अब क्लास के बाद कुछ बच्चे आगे पूछते हैं सर पेपर में ऐसे ही करना है? नहीं नहीं, पेपर वाली क्लासें हम पेपरों के बाद शुरू करेंगे, इसमें तो शुगर लगाने आए हुए हैं। पेपर में जो करना है वही बता रहा हूं ना यहाँ पे, ठीक है? तो पेपर में राउंडिंग करनी है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, राउंडिंग करते जाएंगे, पॉइंट्स के को गले नहीं डाला करेंगे ऐसे ही अपने, ठीक है ना? अच्छा जी, ओके। तो व्हाट इज द बीवी? 315 जी। डेप्रीसिएशन निकालेंगे 31,000, हाँ 31 दिसंबर भी है, 31,506 पर 37%, 657। आंसर बताओ? 84, ऑलमोस्ट 19850। थोड़ी बहुत राउंडिंग करके आए हैं ना, इस वजह से ये फर्क पड़ा। वरना अगर आप गौर फरमाएं तो 5वें साल के एंड पे 19,850, वो राउंडिंग की वजह से 19,849 हो गया है। ये बुक वैल्यू खुद ब खुद निकल आई। ये खूबसूरती है इस मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके लाइफ के एंड तक आओ ना, तो आपकी बुक वैल्यू तब बचती है। वो रेजिडुअल वैल्यू में रेजिडुअल वैल्यू तब बचती है, बुक वैल्यू जो होती है ना वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह ये है कि ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट निकालते हुए फॉर्मूला में इन बिल्ट कर दी जाती है। अभी सिखाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर सवाल के अंदर ये रेट गिवन ना होता, ठीक है, तो ये काम नहीं करना डिवाइड बाय 5 कर दें हम, वो तो फिर स्ट्रेट लाइन की तरफ चला जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट इज अ मस्ट, ठीक है, रेट होना लाजमी है। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट गिवन ना हो तो फिर निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला है, मैं लिखता हूं 1 माइनस nth रूट s ओवर c। कितने बच्चों की वाकफियत है इस फॉर्मूला से? बाकी जिनकी नहीं है ये उनके लिए लिखा है, ठीक है जी। 1 माइनस nth रूट s ओवर c। अब क्या क्या है ये? n कहते हैं इसमें यूजफुल लाइफ को, s स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं, और c कॉस्ट को। और एक अहम बात जो मैं भूल गया, इस सारे को बाद में 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि परसेंटेज चाहिए ना हमें, ठीक है, इनटू 100। ये फॉर्मूला डन जी। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ रेट सवाल में वैसे गिवन था, रेट ना सवाल में गिवन था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रेट लाजमी होना चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट लाजमी होना चाहिए। अगर रेट मिसिंग हो तो यहाँ पर ये नहीं करना 1/5 करके 20% निकाल लें, 20% नहीं निकाल सकते, 20% गलत होगा, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड बन जाएगा। यहाँ पर फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करके रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं होता भी है या नहीं। करें? वो उधर ही लिख लेता मैं, ऐसे अच्छा था। चलो
अच्छा जी, जी मिसाल के तौर पे ये रेट सवाल में मिसिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते, हम रेट निकालने के लिए कहते जी 1 माइनस यूज़फुल लाइफ है 5 साल और रेजुअल वैल्यू है 19,850 और कॉस्ट है 2 लाख, और इस सारे का जो आंसर आए उसको 100 से करो मल्टीप्लाई, आंसर क्या आता है 36.99, जो कि ऑलमोस्ट 37% होता है। तो ये जब मैंने सवाल बनाया था तो उसके अंदर ये रेट मैंने इस तरह से निकाल के लिखा था, ठीक है ना, ताकि बच्चे को प्रूफ कराना पड़े तो करा सकूं। तो वो लाइफ में लिखना भूल गया था, लाइफ मैंने लिख दी है, लाइफ 5 साल यूज़ की थी, मुझे याद है सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो ये अगर सवाल में मिसिंग होता तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन सवाल के अंदर ये फिगर अवेलेबल थी, ये सारी एक्सरसाइज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो सवाल में अवेलेबल थी। बहरहाल सीखा क्या हमने, जी सीखा क्या हमने कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो सबसे पहली बात रेजिडुअल वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब दूसरी बात, रेट हमेशा किस पे अप्लाई करते हैं, बुक वैल्यू पे। और रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर करने की वजह भी हमें समझ आ गई कि वो फार्मूला के अंदर ही इनबिल्ट हो जाती है, इसलिए जब आप ऑटोमेटिकली एंड पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वो रेजिडुअल वैल्यू ही बची हुई है, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ को मैं नोट नहीं करने दूंगा, आपको ज़रूरत नहीं है, आप फ़िलहाल इस सवाल को ही बस नोट कर सकते हैं, कर लें। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, भाई का सवाल है कि रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ फार्मूला में यूज़ होगी, भाई अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बिल्कुल सिर्फ फार्मूला में ही यूज़ होगी, और अगर रेट निकाल के सवाल ने दे दिया है तो फिर वो कहीं भी यूज़ नहीं होगी, वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, गलती कराने के लिए दी गई होगी कि आप कॉस्ट में से इसको माइनस करें लाइक स्ट्रेट लाइन, ओके। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो जमाई लेने वाले भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो फिर रेजुअल वैल्यू को जब जब रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे तब उसको कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक ही होगा, चेक कर लेना, बेशक डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर 10% गिवन है तो मतलब 10 साल लाइफ है, 5% गिवन है तो मतलब फिर उस हिसाब से लाइफ और रेट सेम ही होना चाहिए उसमें। नौ 20 पे क्लास शुरू होती है ना, अभी 2-4 दिन लगेंगे टाइम याद होते होते। 25 पे शुरू होती है। आज कितने पे शुरू हुई थी? 9 यार, 26 पे शुरू हुई, अच्छा 9:25 पे शुरू होती है तो 10:25 और 11:05। मुझे क्यों लगता है कि ये काम में टाइम, नहीं बहुत है टाइम। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला तो नहीं है। अच्छा आप सुने, ये अगला क्वेश्चन पढ़ें ज़रा। अज्यूम द डाटा, ये सही कर लेना, क्वेश्चन 4 ऊपर लिखा हुआ है वो रोमन सा। अज्यूम द डाटा इज सेम एज इन क्वेश्चन 25 अबव, 25 कर लें इसको आपने हैंड आउट्स पे। बट द एसेट इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 19। हाँ जी, इस पूरे सवाल के अंदर सिर्फ पहली डेप्रीसिएशन बदल जाएगी, सिर्फ पहली नहीं बदलेगी। ये कोई स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ा ही है कि आपकी सिर्फ पहली डेप्रीसिएशन बदली और बाकी सब सेम है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो ये चलता था काम, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर अगर आप पहली डेप्रीसिएशन के साथ फ्रैक्शन लगाते हैं 9/12 के, ये 1 अप्रैल को आया है, तो डेप्शन बदल गई तो बुक वैल्यू बदल गई, ये बुक वैल्यू बदली तो अगली डेप्शन बदल गई, अगली बुक वैल्यू बदल गई, अगली डेप्शन बदल गई, सब कुछ ही बदल जाता है सिर्फ एक डेट के बदलने से। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें हर साल रेट किस पे लग रहा है, WDV पे, बुक वैल्यू पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसको आपने 2 मिनट में करना है। क्या बेटा, ये वाला सवाल 26 2 मिनट में, अगर 2 मिनट से ज़्यादा लगे तो फिर अफसोस की बात है।
क्वेश्चन 27 ये कल मैं खुद भी करूँगा, प्लीज़ सुन लें। उसकी वजह यह है कि ये सवाल जब तक मैं क्लास में ना करूँ मेरी तसल्ली नहीं होती। ये एक ही सवाल है जिसके अंदर कॉस्ट गिवन है, रेजुअल वैल्यू गिवन है, लाइफ गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, और 4 साल की पूरी लाइफ पे इस एसेट की डेप्शन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी। तो आपने आमने सामने इन दोनों सवालों को करना है, नहीं एक सवाल को दोनों दफ़ा करना है। मैं भी आमने सामने ये क्लास के अंदर करूँगा आपके सामने, ताकि सही मानों में पता लग सके आपको कि फॉर्मेट तो दोनों में सेम ही था, जैसे हमने वर्किंग का फॉर्मेट रखा है, तो डेप्शन एक्सपेंस कहाँ कैलकुलेट हो रहा है, फ़र्क कहाँ पे है, ये आपको क्लियर हो जाए। इसके अंदर होगा क्या, आपने यूज़फुल लाइफ 4 साल को अगर स्ट्रेट लाइन में यूज़ करना है तो डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हैं। अगर रेट निकालना चाहें तो 1/4 करेंगे, 25% रेट भी आ जाएगा। लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इसी सवाल को करने लगेंगे तो फिर आपको 1/4 करके रेट नहीं निकालना, फिर अभी जो फॉर्मूला बताया है उससे रेट निकालोगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू इनटू रेट कर रहे होगे, रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट पहले साल और बुक वैल्यू अगले साल में और रेट जो निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, तो ये सवाल भी आपने करना है। 5 मिनट मैंने वैसे ही दे दिए, 5 मिनट से जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी 26 में बेटा पहले साल में कहाँ सवाल आ रहा है, पहले साल में ये एसेट 1 अप्रैल 19 को अगर ख़रीदा है हमने तो फिर इस साल पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, 19 वाले साल में इसको 9/12 करना पड़ेगा, बस इतना सा फ़र्क है। मुझे बताना नहीं चाहिए था, वैसे ये आप लोगों को खुद करना चाहिए था। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 28 आप देख रहे हैं, ये सवाल मैं अभी अभी आपको सॉल्व करके दूंगा। साकिब भाई ज़रा मिटा दो मुझे, मैंने क्वेश्चन नंबर 28 करना है, उसी हिसाब से मिटाना, लेजर बचे रहे हैं, और दूसरा साल भी उड़ा देना, 1 साल का ही अकाउंट। अच्छा जी छोड़ें आप उनको, वो कर लेंगे, उनका काम उनको करने दें, आप अपना काम करें। इधर देखें, होमवर्क में क्वेश्चन 29 है, साथ लिखें इसके 10 मिनट में ये करना है। 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं, इसलिए मैंने 10 मिनट दे दिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ हो रहा है, कोई मसला नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला सवाल ही करवाना है आपको, वो करवाऊंगा तभी आप घर पे जाके करेंगे ना। ठीक है, खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी मैंने डिस्पोजल नहीं डाला इसमें, इसीलिए आज तीसरा दिन हो गया, मैं आपको सिर्फ जो है वो सिंपल डेप्शन और वो अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूँ। ये आपकी चीज़ें कंक्रीट हो जाएंगी तो डिस्पोजल ऊपर ऐड कर लेंगे, हर चीज़ फिर साथ साथ ऐड करते चले जाएंगे। तो इसलिए खूब तसल्ली से इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। कल आकर मैं एक आध सवाल आपको क्लास में खुद पहले आपसे करवाऊंगा, फिर वो सॉल्व करूंगा, मुझे तसल्ली हुई स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस सही है तो कल डिस्पोजल शुरू कर देंगे, वरना फिर डिस्पोजल भी परसों शुरू करेंगे। तो ये आप लोगों के फीडबैक के ऊपर क्लास की स्पीड हुआ करेगी, ये जहन में रखिएगा। जिस तरह से आप परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे स्पीड होगी, नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं भी स्लो हो जाऊँगा, फिर बस यही टॉपिक चलेगा, फिर महीना डेढ़ यही टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है ना, पढ़ के आते रहना ताकि पढ़ते रहें हम आगे। ओके, लिखें 29वें सवाल के साथ लिखें 10 मिनट, 30वें के साथ लिखें 8 मिनट, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का है। अच्छा चलो क्या याद करोगे, इसके साथ 12 मिनट लिख लो। अब ये 3 साल का है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे जल्दी कर सकें वो टाइम ज़ाया ना करें। बाकी सब बच्चों ने भी इंशाल्लाह पहुंचना है, स्पीड को तेज़ करना है, यहाँ तक कि मैं 10 मिनट में 5 मिनट में सवाल करवाया करूँगा आपसे। 30th क्वेश्चन 8 मिनट्स में करना है आपने, 31 और 32 5-5 मिनट में कोशिश करनी है। तब तक थोड़ी 2 सवाल करने के बाद प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। ठीक है, ओके, लिख लिया सबने। कौन बोला 28? मैंने करवाना है, करें शुरू जी। शुरू करें जी, चल। फॉलोइंग बैलेंसेस, ये क्लास बोलती भी बहुत है, खासतौर पे फीमेल स्टूडेंट्स। मैं निकाल देता हूँ क्लास से फीमेल स्टूडेंट्स को भी, चुप करके बैठना है। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ राहील एज ऑन 1 जनवरी 15। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट 50 और 20 ये क्या हैं, ओपनिंग है। तो ये मुफ्त के नंबर तो लें, हैं सवाल होता है नहीं होता, ये नंबर तो लें, क्या ख्याल है जी। तो 1 जनवरी 15 पर ब्रॉड डाउन 50,000 में चल रहा है, चलो अच्छा हो गया ऊपर। और 1 जनवरी 15 पर
ये 12 वाला कौन था बदतमीज? 12 कहीं है वैसे आसपास? पता नहीं फिर कहाँ से 12 आया था। अच्छा जी, उसके बाद एडिशन ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 2015। बच्चों एडिशन इस तरह से, यार वैसे ये तो कोई बात ना हुई। ज़रा ट्राई करो ना, 2 मिनट हैं आपके पास, 2 मिनट में सवाल पूरा करो। 3 मिनट ले लो, मैं चक्कर लगा के आता हूँ ज़रा हाइब्रिड वाले क्या कर रहे हैं। ये सवाल करो, मैंने करवाना है, जल्दी करो, देखते हैं कौन सही कर लेता है। मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया है, बाल ख़राब हो रहे हैं सबके। अब जो रजिस्टर खुल रहे हैं ना उनकी खैर नहीं है। ये जो अभी शुरू कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं इनके पास, ये आखिरी 3-4 रोज वाले। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, मारे गए मारे गए मारे गए, ये 2-3 रोज वाले तो मारे गए। हाँ भाई, अभी खोला ना अकाउंट है, अभी खोले अकाउंट। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा था अभी। नहीं, जल्दी करो जल्दी करो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। ये देखो, अभी अभी तुमने लिखा है ये अकाउंट, है ना? तो आपने भी अभी, अच्छा अभी अभी कहा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये सही नजर आ रहा है? ये भाई का सर तो नहीं सामने आ रहा? ये भाई अब कैसे पता लगे ये कौन सी रो में बैठे हैं? साकिब जरा सामने आओ। वैसे इतना नहीं है मसला, है ना, चल जाता है काम। साकिब ये बच्चे के सर पे हाथ रखना जरा, जो लग रहा है आपको ऊंचा है। नहीं, हाँ ये थोड़ा सा है, चल रहने दो, ठीक है चलेगा काम। मैं कह देता हूँ उनको, सारे बच्चे पीछे बैठ जाएंगे। जी बेटा, मुझे क्या पता, अभी तो आप लोग सवाल कर रहे हैं, ये तो मैंने तो करवाना है अभी। मैंने बता दिया तो फिर फायदा क्या? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, इसी दफ़ा पास कर लो। अच्छी अटैम्प्ट है, सर्दियाँ भी हैं, दोनों ईदों की छुट्टियाँ भी नहीं हैं, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। बिजली नहीं भी होगी तो पढ़ते रहोगे बैठ के। पढ़ लो इस दफ़ा, अगली बार 2 ईदें भी होंगी सेशन में, गर्मी भी होगी। पढ़ लो पढ़ लो, इसी बार पास करना है ना। ओए व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर? इतना बड़ा रजिस्टर बेटा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कहाँ से आए हो तुम पढ़ने? इस्लामाबाद से पढ़ने आए, और अगर ना पढ़े तो यहाँ पे चौक होगा और तुम होगे और मैं होऊंगा, और तुम्हें क्या मार पड़ रही होगी। भाईजान आप क्या मेहमान हैं? अभी आए हैं? कहाँ से कहाँ से हैं? वैसे पैदल आए हो कि आज पहुँचे हो? फिर रास्ते तो कब के खुल गए हैं। इंट्रो पड़ी हुई है तो फिर कल से क्यों स्टार्ट करोगे? फिर आए बैठो सवाल करो ना यार, इंट्रो की हुई है तो। बॉल पॉइंट नहीं है, इसको दो यार बॉल पॉइंट। कोई कैलकुलेटर नहीं है? मैं सवाल कराता हूँ फिर चेक करना। इससे ले लें, अब अकाउंटिंग करनी है। चुप कर जाएं यार, चुप कर जाएं, मैं क्लास में हूँ, चुप कर जाएं। ये आप लोग इतनी जल्दी इधर क्यों आए हुए हो? क्लास किस वक्त है? मैं नहीं लेट हुआ अभी। मेरी क्लास में कितना टाइम रहता है? 11:05 तक मेरी क्लास है, 20 मिनट रहते हैं। पहले ही आगे खड़े हो गए डराने के लिए मुझे। हाँ जी, कितने ऐसे, सॉरी यार, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सवाल कर लिया है? जल्दी करें, आपको दिया टाइम, जल्दी करें, पूरा कर लें, गलत सलत जैसा भी हो। मैं भी सॉल्व करूंगा, फिर देखते हैं। कल थोड़ा सा मुझे कोई 1-2 बातें शायद मैंने तेज़ पढ़ा दी थी आपकी क्लास में, और थोड़ा कम भी पढ़ाया था। वजह आपको बता दी थी, मैं हॉस्पिटल जाना था, ठीक है ना। तो आज थोड़ी सी कसर निकाल ली, उनको कम पढ़ाया मैंने, 20-25 मिनट, तो वो आपके लग गए थे, बराबर हो गया अब हैं।
कंफर्टेबल हो ना, मसला तो नहीं है। जल्दी कर लो निकम्मो, निखटुओ। डन। कितने बच्चे अभी तक कर रहे हैं? बस ये 20 सेकंड में कर लें वरना रुक जाएं फिर। साकिब पहली क्लास 9:05 पे खत्म होती है, 10 पे, 9:10 पे खत्म होती है। बच्चों ने मुझे फ्रॉड लगाया हुआ है, 5 मिनट वहां से वो निकाल लेते हैं, बदतमीज। मुझे लग की समझ, याद आ गया मुझे। जब भी मैं पूछता हूँ कहते 9:05 पे क्लास खत्म होनी। आपकी कितने बजे खत्म होनी है? 11:05 पे। अच्छा, ये मेरा कसूर तो नहीं है, उनका भी कसूर नहीं है, आपका कसूर है। सर को कहा करो 5 मिनट लेट शुरू किया करें, मैं 5 मिनट पहले छोड़ दिया करूँगा। कभी कभार अगर हो जाए तो माजरत, कभी कभार हो जाए तो माजरत, वरना सर से ये कह दो 5 मिनट लेट शुरू किया करें, मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। ओपनिंग लिख चुके थे हम, उसके बाद मैंने कहा कभी कभी एडिशन स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख के दे सकता है, ज़रूरी नहीं है टेबुलर फॉर्म में ही दे। तो क्या लिखा है जी यहाँ पे? एडिशन ऑफ 15,000, यानी कॉस्ट 15,000 है। एडिशन ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 2015। तो एडिशन की एंट्री बोलें, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 15 रुपए से। किस दिन? 1 मार्च 2015। ठीक हो गया जी। बस एक ही एडिशन है, डेप्रिसिएशन करें अब, उसके बाद क्लोज कर देंगे जी। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग। अच्छा, अब एक मसला है, वो मसला ये है कि अभी तक हम जितने सवाल कर चुके, मैंने करवाए या आपने घर पे किए, स्ट्रेट लाइन मेथड के थे, जिनमें जौन सा मर्जी साल एसिड्स का हो, हमने उसूल क्या बनाया हुआ था, रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे। तो यहाँ हम ले लिया करते थे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, लिखा भी हुआ है अभी तक। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस 2 लाख पे हर साल रेट नहीं लग रहा है, गौर कर रहे हैं? हर साल कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता, सिर्फ पहले साल कॉस्ट पे रेट लग सकता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है? बुक वैल्यू। जैसे ये ओपनिंग बुक वैल्यू थी 126, अगले साल की डेफिनेशन में ये यूज हुई, फिर ये 79,000 थी, अगले साल ये यूज हुई। तो इसका मतलब पहले साल के अलावा हमें क्या चाहिए होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए रेट लगाने के लिए क्या चाहिए हुआ करेगा? बुक वैल्यू। अब ओपनिंग एसेट्स का मतलब ही क्या है? जो एसेट्स पिछले साल से चले आ रहे हैं, जो इस साल के एसेट्स नहीं हैं। तो जो पिछले साल से चले आ रहे हैं, ये तो उनका सब्सीक्वेंट ईयर है कि नहीं है? ये उनका पहला साल है या दूसरा, तीसरा, चौथा होगा? पहला नहीं है, पहला नहीं है। ओपनिंग वाले एसेट्स वो हैं जो पिछले किसी साल, पिछले साल आए या उससे पिछले साल आए या उससे पिछले साल आए, हमें नहीं पता, इस साल के नहीं है, पिछले साल से रिलेट करते हैं। ओपनिंग का मतलब ही है पिछले साल क्लोजिंग में हमारे पास मौजूद थे। तो अगर ओपनिंग एसिड्स हैं तो फिर इनका तो सब्सीक्वेंट ईयर है, इनकी तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता। हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू। क्या चाहिए? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू निकालने के लिए पहले तो ये देख लेना, यहाँ पे क्या चाहिए हमें? कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स। ये फर्क पड़ा, वाहिद फर्क अभी तक ये पड़ा है। पूरे सवाल को हम उसी तरह से करके आ गए थे, कोई फर्क नहीं था सिवाय इसके, ठीक है। अब बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, क्या फॉर्मूला है?
कॉस्ट माइनस, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। मैंने आपको यह बताया था कि बुक वैल्यू जिस दिन की चाहिए हो, कॉस्ट में से उस दिन तक की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। बुक वैल्यू जिस दिन की चाहिए, कॉस्ट में से उस दिन तक की बुक एक्यूमुलेशन को माइनस कर देना। मतलब अगर आपको क्लोजिंग डेट पर बुक वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट में से माइनस कर दोगे क्लोजिंग डेट तक की बुक एक्यूमुलेशन को, और अगर आपको ओपनिंग डेट पे बुक वैल्यू चाहिए तो आप कॉस्ट में से माइनस कर दो ओपनिंग डेट तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हमें कौन सी बुक वैल्यू चाहिए? ओपनिंग। इधर देखो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पिछले साल की जो बुक वैल्यू है अगले साल की डेप्शन में उसने यूज होना है जो पिछले साल के एंड पे थी, ठीक है ना। तो आप पिछले साल के एंड या इस साल के स्टार्ट में अगर बुक वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से माइनस करेंगे ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कहां पड़ी है? एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है, तो ये ओपनिंग कॉस्ट सारे एसेट्स की पड़ी है, बोलो। और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स कहां पड़ी है? ये एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर ओपनिंग पड़ी है। तो ये 50 और 20 को नेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है। तो हम, ठीक है, 30 आता है लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, कॉस्ट ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, समझ आ रही है, माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है जी, इनटू रेट। फ्रैक्शन लगेगा। ओपनिंग एसेट्स सिर्फ वही एसेट्स वही पड़े थे जो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे पास इस्तेमाल हो, ठीक है। तो 6006 डन। ये सिर्फ इतना सा फर्क आया। यहां पे ओपनिंग आसानी चल रही थी, स्ट्रेट लाइन मेथड में आसानी थी, कॉस्ट पकड़ते थे रेट लगा देते थे। यहां पे आसानी नहीं, थोड़ी सी मुश्किल आ गई। क्या? कॉस्ट की बजाय क्या चाहिए? बुक वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल है? यहां पहले सिर्फ कॉस्ट लेते थे, अब इस कॉस्ट में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, इस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी, इस पर रेट लगा दो। मसला क्या है? समझ आ रही है? डन। नेक्स्ट क्या है? एडिशंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है जी। एडिशन कितने हैं? एक ही एडिशन है, उसकी कॉस्ट कितनी है? लेकिन हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू चाहिए। पहले साल में बुक वैल्यू कॉस्ट ही है, ठीक है ना। छोड़ दो फिर उठाएंगे, ठीक है। तो 15 माइनस रेजुअल वैल्यू करेंगे। अवल तो गिवन नहीं है, गिवन होती भी तो क्या करते? इग्नोर करते। तो ये बार बार चीजें बस रिवाइज करनी है, 1-2 दिन में चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है जी। 3 लिख लो, 3 क्यों? पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई, जनवरी फरवरी में तो ये मशीन, ये एसिड था ही नहीं हमारे पास, ठीक है। 10/12 5 8.5 क्या आ गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ना अकाउंट बनने में कोई फर्क है, ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री में कोई फर्क है, ना एसेट खरीदने में कोई फर्क नहीं है, सिवाय ओपनिंग डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में फर्क है जी, सिर्फ ओपनिंग के वक्त भी और एडिशन पे भी फर्क है। फर्क क्या है? अगर रेजुअल वैल्यू गिवन होती तो इग्नोर करते, स्ट्रेट लाइन में इग्नोर ना करते, बस इतना सा फर्क है। बाकी देखो सारा सवाल वैसा, लेजर वैसे, एंट्रीज वैसी, सब कुछ सेम है, ओके। तो फर्क आपने आइडेंटिफाई करते रहना है, मसला नहीं होगा कभी भी इंशाल्लाह, ठीक है जी। 31 दिसंबर 15 पर, ये 15 लिखने की मैंने कोशिश की थी, 65 और 31 दिसंबर 15 पर 28.5। 2015 सिर्फ एक ही साल है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 8.5। एसेट का क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग, बुक वैल्यू। कितने बच्चों का ये सवाल सारा सही हो गया था? अब पहली बार आपने खुद सही किया है, बाकियों का इंशाल्लाह बाद में सही हो जाएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह होमवर्क वाले सवाल सही हो। तो होमवर्क क्लियर है सबको? होमवर्क जी। अगर एक्सट्रैक्ट्स ना पूछे हो तो कतन नहीं बनाने,
एक्सट्रैक्ट सिर्फ तब बना जो रिक्वायर करेगा वही, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ तो मैं सब कुछ ही कर देता हूँ, वरना जो रिक्वायर्ड होगा सिर्फ वही बनाएंगे, एक्स्ट्रा काम हमने बिल्कुल नहीं करना पर्चे में। ठीक है जी। जी बेटा WDV सवाल ये है स्टूडेंट का, भाई सुन लें, ये कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादा क्लियर तब होगा जब मैं एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना सिखाऊंगा। बहरहाल फिर भी अभी भी हो जाएगा, गौर से सुने, कोई बोले नहीं आपस में। मैंने कहा रजिस्टर बंद करो यार। ओ भाई साहब, उधर तुम्हारा बैग खुला हुआ, तुम्हारा मुंह खुला हुआ है, जमाई भी ले रहे हो, बैग भी खुला हुआ है, हद हो गई यार। मैंने कहा है छुट्टी हो गई है। सवाल ये, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि जब WDV मेथड है यानी बुक वैल्यू मेथड, तो फिर एक्यूमुलेशन का अकाउंट क्यों बन रहा है? मैं इसका जवाब ये है कि WDV मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है बेटा, एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू बनाने की बात नहीं हो रही है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन से करें या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करें। जब वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आता है तो उसकी जर्नल एंट्री के फर्क से एसेट अकाउंट या कॉस्ट पे आएगा या बुक वैल्यू पे आएगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला है चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकाला है, अगर एंट्री में आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया है तो फिर एसेट अकाउंट किस पे नजर आएगा? कॉस्ट पे। और अगर आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो मर्जी है, मैंने थोड़ी देर पहले कासिम वाला सवाल करवाया था, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था, 30-30 रुपए की बराबर डेप्रिसिएशन थी, लेकिन उस डेप्रिसिएशन की एंट्री को मैंने क्या कर दिया था? एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे चला गया था। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैंने आपको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करवाया है, एसेट अकाउंट को मैंने कॉस्ट पे बनाया हुआ है अभी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस मर्जी मेथड से निकले, स्ट्रेट लाइन से निकले, WDV से निकले, आउटपुट मेथड से निकले, सम ऑफ ये डिजिट से निकले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस मर्जी मेथड से निकले, इसकी जर्नल एंट्री ये डिफाइन करेगी कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे रहना है या बुक वैल्यू पे। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस मर्जी मेथड से निकला है, उसकी एंट्री आपने पास की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। और अगर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट किस पे बनेगा? बुक वैल्यू पे। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। होमवर्क करके आइएगा लाजमी जी। भाई होमवर्क में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इसमें अकाउंट बनाने हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ना ना मेरे चांद, रिक्वायरमेंट पढ़ोगे उसमें लिखा होगा क्या करना है। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।